नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जबलपुर में हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां भेड़ाघाट थाना इलाके के तेवर के पास दो कारें आपस में भिड़ गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। हालांकि इस घटना में दोनों कार के चालकों को मामूली चोटें आई है। घटना के बाद दोनों कार में सवार कार छोड़कर फरार हो गए। कल दोपहर की यह घटना बताई जा रही है जब अचानक ये हादसा हुआ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक ये दो कार जब आमने सामने से बहुत तेज गति से आ रही थी तो दोनों कार आमने सामने से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार किसी खिलौने के समान उछलकर रास्ते को पार करते हुए दूर जाकर गिर गई। और उसमें हालांकि ये अच्छी बात है कि दोनों चालक की जान बाल बाल बच गई, लेकिन कार सवार किस तरह से कार में से गिरा है वो भी आप इस तस्वीर में ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ पाएगा। तो अलग रास्ते पर किस तरह से भिड़ंत की और भिड़ंत के बाद सर्विस रूट को क्रॉस करते हुए और कार दूसरी तरफ जाके। और अब बात करते हैं छात्रों के भविष्य के इम्तिहान की। आज से मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। प्रदेश में करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 3,682 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटीन छात्रों के लिए अलग से परीक्षा की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश बोर्ड 16 जून के बाद विशेष परीक्षा आयोजित करने जा रही है। कक्षा 12वीं के पेपर स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब 9 जून से कक्षा 12वीं की परीक्षाएं होने जा रही हैं और परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां हैं परीक्षा केंद्र में वो पूरी हो चुकी, यानी अंतिम चरण में भी। और आप देख सकते हैं कि जब स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो इस तरह से उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और उनका टेम्परेचर देखा जाएगा। अगर तय मानकों से परीक्षार्थियों का टेम्परेचर ज्यादा है तो उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। ये जो आइसोलेशन रूम आप देख रहे हैं, यहां पर सर्दी, खांसी और बुखार वाले परीक्षार्थियों को बिठाया जाएगा ताकि दूसरे परीक्षार्थी संक्रमण से बचे रहें। इस तरह की व्यवस्था हर परीक्षा केंद्र पर की गई है। प्रदेश भर में 8.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और इस तरह से जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के गोले हैं यहां पर बनाए गए हैं, यानी 1 से 1.5 मीटर के ये गोले हैं और इन पर एक एक परीक्षार्थी चलकर पहुंचेगा और इस तरह से अपने जो कक्षा है जहां पर उनको बैठना है, जहां पर वो परीक्षा देंगे, इस तरह से जो व्यवस्था है हर परीक्षा केंद्र पर हर कमरे में इस तरह से व्यवस्था की गई है। और ये जो कुर्सियां हैं यहाँ पर लगाई गई, यानी यहाँ पर भी 1 से 1.5 मीटर का दायरा मेंटेन किया गया है। ये जो बीच की कुर्सी है इसको छोड़ा जाएगा और इसके बाद जो परीक्षार्थी हैं वहां पर बैठेंगे। इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है, उन्हीं से जानते। सर, परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और छात्र डरे नहीं, बेफिक्र होकर परीक्षा देने के लिए पहुंचे, तैयारियां सारी? हमारे भोपाल जिले में सभी 97 सेंटर्स में केंद्राध्यक्षों द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं उत्कृष्ट विद्यालय में भी स्वयं निरीक्षण कर रहा हूँ। सैनिटाइजेशन और जो भी गाइडलाइंस है बोर्ड के, आइसोलेशन रूम और थर्मल स्कैनिंग सभी का इंतज़ाम कर लिया गया है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स, मास्क लेके बच्चों को आना है, उनको 3 घंटे वो मास्क पहन के बैठें। मैंने सुझाव दिया है कि वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जब बच्चे पेपर देने के लिए पहुंचेंगे उससे पहले कक्षाओं को, पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा और जैसे ही छात्रों की परीक्षा हो जाएगी, पेपर देकर वो चले जाएंगे, उसके बाद भी परीक्षा केंद्र को, हर कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा, यानी संक्रमण से बचाने के लिए। और कोरोना संक्रमण के दौरान जब कक्षा 12वीं के पेपर हो रहे हैं तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो तमाम परीक्षा केंद्राध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका बच्चों को यही संदेश है कि वो डरे नहीं बल्कि पूरा फोकस अपनी तैयारी पर करें। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, कल आप खुद पहुंची थी सेंटर्स पर और आपने भी वहां से रिपोर्ट भेजी थी, वो भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाई, लेकिन जब आज परीक्षार्थी पहुंचने वाले हैं तो उन्हें क्या नया देखने को मिलेगा? क्योंकि 12वीं तक की परीक्षाएं आज तक उन्होंने दी और आज जब 12वीं के बचे हुए कुछ पेपर देने वो पहुंचने वाले हैं तो क्या उन्हें नया देखने को मिलेगा और उन्हें किन बातों की सावधानी रखनी होगी? जी दीपेश, बिल्कुल। आज जब 12वीं की परीक्षा हो रही है और जब स्टूडेंट अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो बहुत सारी बदलाव उनको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें अपने चेहरे पर मास्क लगाना होगा। बिना मास्क के उनको परीक्षा केंद्रों पर एंट्री नहीं दी जाएगी और उसके बाद एंट्री के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था वहां पर की गई, यानी छात्र छात्राओं का तापमान चेक किया जाएगा और जिन परीक्षार्थियों का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उनके लिए अलग से एक कक्ष बनाया गया, आइसोलेशन रूम, यानी वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं सर्दी खांसी जुकाम और बुखार वाले, वहां पर इन परीक्षार्थियों को एग्जाम दिलाने के लिए बिठाया जाएगा। और प्रदेश भर में ऐसे आइसोलेशन रूम हर परीक्षा केंद्र पर बनाए गए हैं ताकि दूसरे परीक्षार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। और दूसरी बात, जो सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग है वो भी हर परीक्षा केंद्र पर की गई, यानी एंट्री लेने के साथ ही जो स्टूडेंट हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी कक्षा तक पहुंचेंगे। और यही वजह है कि आज स्टूडेंट्स को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया, यानी परीक्षा 2 पालियों में शुरू हो रही है और आज सुबह 9 बजे से परीक्षा हो रही है और परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे परीक्षा देने के लिए पहुंचना होगा, क्योंकि ये जो तमाम जो इंतजामात किए गए हैं आज एमपी बोर्ड की तरफ से सुरक्षा मानकों को लेकर, उससे परीक्षार्थियों को गुजरना होगा और उसमें काफी समय बीत सकता है। और यही वजह है कि परीक्षार्थियों को अब समय से पहले वहां पर पहुंचना होगा ताकि ये सारी चीजें हो सके और परीक्षार्थी बिना किसी डर के एग्जाम पूरी तरह से सुरक्षा के साथ दे सके। और यही वजह है कि अब जब क्लास में परीक्षार्थी एग्जाम देंगे तो पहले जहां 20 से 25 स्टूडेंट एक साथ बैठ जाया करते थे, वहीं अब सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट को एक ही कक्षा में बिठाया जा रहा है। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है। और दीपेश, एक और बड़ी बात यह है कि जिन भी परीक्षार्थियों को कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना है, या फिर उनके घर में किसी को कोरोना है, या फिर किसी छात्र को क्वारंटाइन है, या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य क्वारंटाइन है, तो वो स्टूडेंट अभी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। लेकिन उनके लिए एमपी बोर्ड ने एक सुविधा दी है कि जैसे ही 16 जून के बाद परीक्षाएं खत्म होंगी, उनके लिए अलग से विशेष परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जिसमें इन स्टूडेंट को कोरोना से ठीक होने का जो सर्टिफिकेट है, क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने का जो सर्टिफिकेट है उनका, उनके परिवार का, वो वहां पर देना होगा और इनके लिए अलग से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यानी ऐसे स्टूडेंट को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने उनके लिए भी अलग से परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि विद्यार्थी या उनके परिजन अगर इस वक्त हमें देख पा रहे हैं तो वो निश्चिंत हो सकते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी की अब कोई बात नहीं है। आप अपने विद्यार्थी को आसानी से भेज सकते हैं और वो परीक्षा देकर अपने घर भी लौट सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में 45 कोरोना के नए केस मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3830 पहुंच चुकी है। स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 2500 के पार है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। 1105 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। तो इंदौर में कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इन आंकड़ों से लगातार इंदौर वासी जूझ भी रहे हैं। कल स्वयं मुख्यमंत्री भी पहुंचे और उन्होंने भी कोरोना को लेकर समीक्षा की, अधिकारियों से बातचीत की, किस तरह से आगे इंदौर को और कोरोना के आंकड़ों से निजात दिलाई जा सकती है, इंदौर को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। उन तमाम मसलों पर विचार किया गया और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए आंकड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन संक्रमण की दर है वो लगातार कम होती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2107 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से मात्र 42 सैंपल ही ये पॉजिटिव आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 45 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। 2107 में से 45 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और 2046 सैंपल नेगेटिव आए। तो बड़ी संख्या में सैंपल नेगेटिव आए और पॉजिटिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 3830 मरीज अभी तक पॉजिटिव निकले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई और 159 मरीजों की अब तक मौत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 64% से ज्यादा
रिकवरी रेट हो गया है 2566 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो रिकवरी रेट बढ़ रहा है, संक्रमण की दर कम हो रही है, तो ये इंदौर के लिए अच्छी बात है और इंदौर आगे चलकर धीरे धीरे कोरोना पे जीत पाएगा, कोरोना की जंग जीत पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह कल यहाँ पर आए थे, उन्होंने कोरोना की समीक्षा की, लेकिन पिछले 7 दिनों में लगातार जिस तरह मरीजों की संख्या घट रही है उसे देखकर लग रहा है कि अब धीरे धीरे कोरोना यहाँ पे कमजोर हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि कोरोना पर कंट्रोल कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज 9700 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 6400 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। भोपाल और इंदौर में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस अभी तक देखने को मिले। चौथी बार सीएम बनने के बाद कल पहली बार इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और मैराथन बैठकें की है। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है तो कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह में भी सीएम ने शिरकत की। साथ ही 400 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा सीएम ने किया। इसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि रात में ही सीएम भोपाल के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उनका इंदौर में रुकने का कार्यक्रम तय था। तो काफी महत्वपूर्ण कल का ये सीएम का इंदौर दौरा रहा, जहां पर उन्होंने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी मंथन किया है और इसको लेकर उद्योगपतियों से बातचीत की है, विचार विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जो योद्धा शहीद हो गए, उन शहीद योद्धाओं के परिजनों से भी सीएम ने मेल मुलाकात की है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने अभी तक प्रदेश में प्रगति की है, किस तरह से हमने कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयारियों को बढ़ाया है, किस तरह से जो पहले इंदौर में कोरोना के मामले की जांच सिर्फ 60 हो पाती थी, अब हमने उसकी संख्या को बढ़ाकर 6000 कर दिया। वो तमाम चीजें उन्होंने बताई कि कहां किस तरह से संकट की घड़ी में व्यवस्थाएं हमने पूरी जुटाने का काम किया और उसके बाद अब हमारा फोकस प्रदेश को और आगे बढ़ाने पर है, ये भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों के साथ सरकार खड़ी है, मजदूरों को रोजगार देने का काम सरकार ने किया है, किसानों के एक एक दाना खरीदने की व्यवस्था हमने की है और मध्य प्रदेश ने पंजाब का भी रिकॉर्ड इस वर्ष तोड़ दिया है, ऐसी रिकॉर्ड खरीदी की है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन पर हमारा अब ज्यादा जोर रहने वाला है। मजबूत प्रधानमंत्री मिलने की वजह से अब प्रदेश में और ज्यादा तरक्की होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने इंदौर दौरे के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए किया है। तो इस दौरे के दौरान कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, चलिए आपको सुनवाते हैं। फरवरी में मध्य प्रदेश में इसने दस्तक दे दी थी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के माध्यम से फरवरी के महीने में ही कोरोना अपनी जड़ें इंदौर में जमाने लगा था। मध्य प्रदेश में 60 टेस्ट के स्थान पर 20 लैब में लगभग 6000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत थी, व्यवस्थाएं न्यून थी कि इंदौर सहित मध्य प्रदेश में अब जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हमको अपने सैंपल स्टेट प्लान के माध्यम से कभी नोएडा और कभी दक्षिण के राज्यों में पुडुचेरी भेजना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है और उसके कारण पहले रिपोर्ट काफी लेट आती थी, 7 दिन में, 8 दिन में। तब पेशेंट को पता ही नहीं चलता था कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हुई है। ऑक्सीजन थेरेपी एक मध्य प्रदेश में जिसने काफी काम किया, इंदौर में भी, भोपाल में भी, कि आते ही ऑक्सीजन का लेवल
पता कर लिया जाए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन दी जाए, जिससे कई मरीजों की जान बची है। अब हम पूरे प्रदेश में ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का इंतजाम अस्पतालों में कर रहे हैं। 23 मार्च से लेके आज तक, आज भी जब मैं इंदौर आया तो सबसे पहले मैंने कोरोना की समीक्षा की, जिसमें इंदौर के साथ साथ राज्य की भी मैं करता हूं। 3 जिले रोज मैं बुलाता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश की हम लोग समीक्षा करते हैं। तो मध्य प्रदेश शासन ने तय किया हम अपने मजदूरों को तो बाहर से लाएंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल नहीं चलेगा। राज्य शासन ने बसों की व्यवस्था की, भोजन का इंतजाम प्रशासन ने भी किया, लेकिन इंदौर की जनता ने चाय, नाश्ता, भोजन, जहां तक जरूरत पड़ी तो पांव में जूते और चप्पल पहनाने का भी काम किया। हमारे सामने एक चैलेंज था गेहूं की खरीदी का। बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। स्वयंसेवी संस्थाओं को, महिलाओं को काम मिले इसलिए मास्क बनाने का जिम्मा जीवन शक्ति के नाम से उनको दिया। काढ़ा भी बन के पूरे प्रदेश को मिले इसलिए जीवन अमृत करके एक अलग योजना चलाई। बाहर से जो आने वाले मजदूर थे उनको रोजगार मिले, इसलिए कल 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला। रोजगार सेतु नामक एक नया पोर्टल बना है, जिसमें जो स्किल्ड लेबर हैं उनकी मैपिंग करके जहां जरूरत जिनको है, जिस तरह की लेबर की, उनको प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं ताकि इनको रोजगार दिला सकें। संकट के समय जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिया वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। उन्होंने जिस ढंग से मार्गदर्शन देश का किया, दुनिया। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जयंत बलैया ने मोर्चा संभाल लिया है। जयंत बलैया के पास ग्वालियर सीट का प्रभार है। गौरीशंकर बिसेन को ग्वालियर पूर्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मंत्रियों पर बड़े बीजेपी नेताओं को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। आज से चुनावी बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर उम्मीदवार हो सकते हैं। ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल बीजेपी की संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तो अब कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है और ये की वजह है कि पूर्व मंत्रियों को अब जिम्मेदारियां सौंप दी गई है, जिनके कामकाज की शुरुआत भी अब देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। सागर के सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। सुर्खी में उपचुनाव होना है। मंत्री का कहना था कि सुर्खी में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विकास की नई इबारत लिखेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मन से, हृदय से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है कि गोविंद राजपूत मेरा नाम लेकर कहा कि जो इन्होंने विकास किया है, जो काम किया है, जो 25 साल से हमारा और सुर्खी क्षेत्र का नाता है, हमारे जो आत्मिक संबंध हैं और संबंधों की जो डोर है वो डोर और मजबूत होगी। अब कांग्रेस और भाजपा के दोनों कार्यकर्ता मिलकर सुर्खी में विकास की नई इबारत लिखेंगे। सागर का बीना एक बार फिर अवैध उत्खनन को लेकर सुर्खियों में है। बीना के बीजेपी विधायक महेश राय ने खनिज विभाग के अधिकारियों पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। विधायक महेश राय ने सागर खनिज निरीक्षक राजेश गंगेले पर अवैध खनन रोकने वालों से वसूली करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से रेत के भारी स्टॉक के बाद भी सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शिकायत के बाद भी अधिकारी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। काफी लंबे समय से जो उत्खनन हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में, वो एक बड़ी तादाद में उनके स्टॉक रखे थे। स्टॉक की जानकारी तहसीलदार को, यहाँ के जो भी और राजस्व अधिकारी हैं, सागर जिले के खनिज के अधिकारी
गंगेले और एक और कोई अधिकारी है गंगेले से बड़ा कैथल, इनका एक ही काम था कि हर महीना आना और अपनी चौथ वसूली करके वापस चले जाना। मेरा मानना तो ये है कि माइनिंग अधिकारियों के कारण यहाँ अवैध उत्खनन का जो व्यवसाय। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।